हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग कब कोई विवाह वॉइडेबल मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है या वॉइडेबल मैरिज होता है, यानी अमान्य विवाह हो जाता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के अनुसार। तो जानते हैं, ये धारा कहती है कि कोई भी विवाह चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या उसके बाद अमान्य हो जाएगी, यानी वॉइडेबल हो जाएगी, और निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, अगर उन आधारों पर अकृतता की डिक्री द्वारा उन्हें रद्द किया जा सकता है। अब वो आधार क्या है, वो आधार हम एक एक करके क्लियर करते हैं। कुल मिलाकर के 4 आधार हैं जिसको हम एक एक करके जानेंगे। जो पहली कंडीशन है, जो पहला आधार है, वो ये कहता है कि प्रतिवादी की जो इम्पोटेंसी के कारण, ठीक है, कोई भी विवाह संपन्न नहीं हो सकता। अब कैसे, यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो शादी करते हैं और शादी करने के बाद अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते या करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, यौन संभोग करने में असमर्थ होते हैं किसी भी कारण से, अगर वो इम्पोर्टेंस है, अब वो वर हो या वधु हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तब उनका विवाह क्या है, वो संपन्न नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी इंपॉर्टेंस हो सकता है, और वो किस किस कंडीशन पे हो सकते हैं, तो वो शारीरिक दोष के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो शारीरिक दोष है, ठीक है, यहाँ पर भी जो हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में कंफर्ट ना हो, ठीक है, वो करने में असमर्थ हो, तब उनका विवाह क्या होगा, अमान्य हो जाएगा, संपन्न नहीं होगा। या फिर मनोवैज्ञानिक, या फिर मन भावनात्मक जो है वो घृणा हो, वो ऐसा नहीं करना उनको अच्छा ही नहीं लगता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में उनको घृणा आती है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकल इफेक्टेड होते हैं, तब ऐसी कंडीशन में क्या है, उनका विवाह संपन्न ही नहीं होगा। ठीक है, तब क्या है, वो शादी अमान्य हो जाएगी। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन है वो कहती है कि विवाह जो है वो धारा 5 के खंड 2 में जो शर्त दी गई है, अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तब भी क्या है, वो अमान्य हो जाएगी विवाह। ठीक है, अब वो शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, पहला वही कहता है कि अगर जो वर है या वधु है वो अपनी जो सहमति है वो सहमति देने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, यानी अपना कंसर्न नहीं दे पाते, वो बता नहीं पाते, वो उस मानसिक स्थिति में, या फिर उनका मन वैसा है कि वो उनके मतलब मानसिक रूप से वो किसी भी निर्णय को लेने में असमर्थ हैं, तब क्या होगा, वो विवाह अमान्य हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि वो मानसिक विकार हो या फिर मानसिक रोगी है, ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, मतलब मानसिक रूप से बीमार है, तब क्या होगा, उसका विवाह अमान्य होगा। या फिर वो विवाह की योग्य ही नहीं है, ठीक है, वो वर या वधु, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, वो विवाह की योग्य ही नहीं है, वो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और वो विवाह करने के लायक ही नहीं है, तब क्या होगा, वो विवाह अमान्य हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो इस लायक ही नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर सके या फिर बच्चों की देखभाल कर सके। ठीक है, अब वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है मानसिक रूप से वो बीमार है या फिर फिजिकल रूप से वो फिट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है, वो शादी अमान्य हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी। लास्ट इसमें बताया था कि लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है जिसको पागलपन के दौरे आते हो, ठीक है, तब क्या होगा, वो शादी अमान्य हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिसमें तीसरी कंडीशन है वो ये कहती है कि याचिकाकर्ता की सहमति। ठीक है, अब या तो वो बलपूर्वक हो या तो धोखे से हो। अब बलपूर्वक और धोखे से कैसे, बलपूर्वक में ये होता है कि जब शादी हो रही है, ठीक है, अब वर हो या वधु हो, हम, ठीक है, उसको डराया गया हो, धमकाया गया हो, या उसको पीटा गया हो, वास्तविक शारीरिक बल का इस्तेमाल किया गया हो, उसको पीटा गया हो, ठीक है, और उसको पीट पीट कर या फिर उसको खूब मार के टॉर्चर कर करके उसको क्या है, शादी के लिए रेडी करवाया गया है, तब ऐसी कंडीशन में वो विवाह अमान्य हो जाएगा। या फिर उसको धमकी दी गई है कि अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो हम शारीरिक बल का प्रयोग करेंगे, या फिर आपको ज्यादा और भी पीट सकते हैं, मार सकते हैं, तब ऐसी कंडीशन में क्या है, वो विवाह अमान्य हो जाएगी। या फिर धोखे से, अब धोखे से कैसे, वर या वधु दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, पहला
समारोह की प्रकृति यानी कि वर या लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी दूसरी पार्टी को मंदिर में ले गया, ठीक है, और वहां पे भाई जो फर्स्ट पार्टी है जो शादी कर रही है उसको पता है, बस जो सेकंड पार्टी उसको नहीं पता कि वहां पे उनकी शादी हो जाएगी। और फर्स्ट पार्टी उसको बताता है कि ये एक नॉर्मल फंक्शन है और यहाँ पे हम ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और ऐसे में उनकी शादी हो जाती है। तब वो शादी मानी नहीं जाएगी क्योंकि जो सेकंड पार्टी है उसको पता ही था कि उसकी शादी हो गई। दूसरा कंडीशन है वैवाहिक तथ्य यानी कि मैरिज जो फैक्ट है वो सेकंड पार्टी से छुपाएगा हो। भाई जो फर्स्ट पार्टी है, लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो फर्स्ट पार्टी है वो पहले से ही मैरिज है और उसने अपनी शादी को सेकंड पार्टी से छुपाया, ठीक है। अब क्योंकि फर्स्ट पार्टी को या ये बात पता है कि वो पहले से मैरिज है लेकिन सेकंड पार्टी को नहीं पता। अगर सेकंड पार्टी को पता होता कि भाई वो मैरिड है, ठीक है, वो लड़का है या लड़की है कोई भी हो, लेकिन सेकंड पार्टी को पता है कि भाई फर्स्ट पार्टी वाला मैरिड है, तो वो उससे शादी क्यों करेगा, ठीक है। इसीलिए उसको बताना पड़ेगा कि भाई वो मैरिड है। अगर वो मानता है तो अदरवाइज वो अपना फैसला बदल सकता है, ठीक है। यानी कि वैवाहिक तथ्य को छुपा रहा है और उसके बाद वो शादी कर रहा है, तब वो शादी क्या है, अमान्य हो जाएगी। फिर इसमें तीसरा है जो प्रतिवादी की परिस्थितियां के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्टी है जो शादी कर रहा है वो सेकंड पार्टी को धोखे में नहीं रखेगा, ठीक है। हो सकता है भाई कास्ट का फर्क हो, ठीक है, जो सेकंड पार्टी है जिससे शादी करनी है वो फर्स्ट पार्टी उसकी कास्ट का ही ना हो और वो इस वजह से अपना मन बदल ले, ठीक है, तब क्या है वो शादी अमान्य हो जाएगी। यानी अगर वो कुछ भी ऐसा है जो उससे छुपा रहा है जिससे सेकंड पार्टी अपना मन बदल सकता है शादी के लिए, तब ऐसी कंडीशन में वो विवाह अमान्य हो जाएगा, ठीक है। सपोज करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए को क्या है एक बहुत ही वैसी बीमारी है जैसे हम एड्स मान लेते हैं, एड्स हो रखा है, और बी को इसके बारे में नहीं मालूम। अब अगर वो ए क्या है बी को बताता है कि उसको एड्स है, तब हो सकता है बी उससे शादी ही ना करे, ठीक है। तो ए उससे छुपाएगा, ठीक है, और छुपाने के बाद उसको बाद में शादी के बाद उसको पता चलेगा, तब वो उस पर क्लेम कर सकते हैं, उस पर याचिका दायर कर सकती है, भाई हमें ये नहीं पता था कि इसको ऐसी बीमारी है या ये इसने तथ्य जो है हमसे छुपाया है, इसकी वजह से हम शादी को जो है अमान्य मानना चाहते हैं, यानी वो एक याचिका दायर कर सकते हैं। अब इसके लिए एक याचिका दायर करने के लिए भी कंडीशन है, वो 1 साल के अंदर ही वो याचिका दायर हो सकती है, चाहे वो बलपूर्वक हो या धोखे से हो। ये जो भी हमने 500 कंडीशन देखी है, ठीक है, ये दोनों और ये 500 कंडीशन 1 साल के अंदर अंदर उसको याचिका दायर करनी पड़ेगी कि उसकी शादी को अमान्य घोषित किया जाए। अमान्य की डिग्री है, ठीक है, अकृत्यता की डिग्री उसको तभी मिलेगी जब वो 1 साल के अंदर याचिका दायर की जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि जो इसमें लास्ट और फोर्थ कंडीशन है, ठीक है, वो ये कहता है कि जो प्रतिवादी है, अब यहाँ पे प्रतिवादी क्या है, वो वाइफ हो जाएगी, ठीक है। प्रतिवादी विवाह के समय याचिका करता या जो याचिका करता है उसके अलावा किसी और व्यक्ति से क्या है वो गर्भवती हो चुकी है, यानी प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, मैरिज के समय वो पहले से ही प्रेग्नेंट है, और जो प्रेग्नेंट हुई है वो किसी अनदर पर्सन से हुई है, ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है अभी, ठीक है, जिससे उसकी शादी हुई है, उसको नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है और किसी और से प्रेग्नेंट हुई है, तब ऐसी कंडीशन में वो विवाह अमान्य हो जाएगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, हस्बैंड को फुलफिल करनी पड़ेगी कि उसको 1 साल के अंदर अंदर ही अपील करनी पड़ेगी, याचिका दायर करनी पड़ेगी, तभी वो विवाह अमान्य होगा। दूसरा, जो हस्बैंड है, जैसे ही उसको ये पता चल जाता है कि उसकी वाइफ जो है किसी अनदर पर्सन से शादी के समय ही प्रेग्नेंट थी, तभी उसको क्या है जो वैवाहिक संभोग है, जो मैरिटल इंटरकोर्स है, वो नहीं करना होगा। अगर वो करता है तब वो याचिका दायर नहीं कर सकता, यानी जैसे ही उसको पता चला वैसे ही वो मैरिटल इंटरकोर्स नहीं करेगा, तब जाकर के वो याचिका दायर कर सकता है और एक वॉइडेबल मैरिज के लिए अपील कर सकता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया पूरी की पूरी वीडियो। तो आशा करता हूँ कि आज की इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट अभी मेरा एक छोटा सा सवाल है गाइज, आपने पूरी वीडियो देखी, अब ये सवाल बनता है कि क्या आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है?
अगर नहीं करा तो प्लीज अब क्यों वेट कर रहे हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना, बेल आइकन को प्रेस करो। भाई आपके सब्सक्राइब और लाइक से आपका कुछ भी नहीं जाता, बट हमें तो मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन के साथ हम काम करने में मजा आता है, रिसर्च करने में मजा आता है, बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में। तो प्लीज आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।